हमने डीएनए पैकेज के बारे में बात की थी कि डीएनए जो है वो किस प्रकार संघनित होकर कुंडलित होकर एक गुणसूत्र में रूपांतरित होता है। देखा था हम लोगों ने पिछली बार। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे कि जो डीएनए है वो अपनी कॉपीज़ बनाता है या अपनी जीरोक्स बनाता है। ये जो जीरोक्स बनाने का जो सिस्टम है, यानी कि अपनी प्रतियों का निर्माण करना, वो क्या कहलाता है? डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए प्रतिकृतिकरण। अब डीएनए प्रतिकृतिकरण किस विधि के द्वारा होता है? अर्ध संरक्षी विधि के द्वारा। यह किसने बताया? किसने बताया? मैसेल्सन और स्टॉल ने। तो इन्होंने क्या किया कि जो एक डीएनए था उसको N15 से लेबल कर दिया और उसको रेप्लिकेट होने दिया ऐसे माध्यम में जिसमें N14 था। ठीक है, तो दो सूत्र जो बने, यानी कि एक से दो सूत्र बनने थे। कहने का मतलब चार सूत्रीय जो है दो डीएनए खंड बनने थे। तो उनमें से प्रत्येक में एक में तो N15 से लेबल था और एक सूत्र जो था N14 से लेबल था। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि डीएनए सूत्र में से एक सूत्र तो पुराना होता है और एक सूत्र नया होता है। ये बात हो चुकी थी। अब डीएनए का जब हमें पता लग गया कि डीएनए अर्ध संरक्षी विधि के द्वारा प्रतिकृतित होता है, ऐसे कौन से चरण हैं जो कि डीएनए प्रतिकृतिकरण में काम आते हैं? कौन कौन से ऐसे चरण हैं? यहां देखते हैं हम, स्लाइड में देखिए। यहां पर क्या है? ये एक डीएनए है, इसके ये दो सूत्र हैं जो ऑरेंज कलर में है। ठीक है, ये जो दोनों सूत्र हैं, पहले तो ये दोनों खुल जाएंगे और नीचे से ये ब्लू कलर के जो आ रहे हैं, ये नए बनते हुए डीएनए के सूत्र हैं। तो यहां पर आप देखिए, ये जो पुराना पैतृक है, इसमें से एक तो पुराना है ऑरेंज कलर का, एक नया है ब्लू कलर का। देख रहे हैं आप? तो ये सीधा तो होता नहीं है डीएनए। कैसा होता है? ट्विस्टेड होता है। ऐसे ट्विस्टेड है, यानी कि इसमें ऐंठन भी है और इसके अतिरिक्त जो सूत्र हैं वो आपस में एक दूसरे के लिपटे हुए हैं। भाई, एक तो दोनों सूत्र आपस में लिपट गए, ये और ये लिपट गए, और उसके बाद ये जो लिपटे हुए हैं ये बाद में क्या कर रहे हैं? और इसमें ऐंठन उत्पन्न हो रही है, ट्विस्टिंग हो रही है। ठीक है, तो ये दो चीज हो गई। एक तो ऐंठन का खुलना, पहले तो ये ऐंठन खुले और उसके बाद ये दोनों सूत्र अलग हों। ठीक है, फिर उसके बाद जो है प्रत्येक सूत्र पर नए डीएनए का निर्माण हो जाएगा। ये बात है। अब यह किन चरणों के द्वारा संपन्न होती है, यहां हम बोर्ड पर देखते हैं। देखिए, सबसे पहले होगा डीएनए का विकुंडलन। विकुंडलन मतलब दोनों सूत्र आपस में खुल जाएंगे। ठीक है, नंबर 2 है हमारा इसमें चरण, पृथक डीएनए सूत्र पर आरएनए प्राइमर का जुड़ना। तीसरा है आरएनए प्राइमर पर नव डीएनए का निर्माण। तो ये चौथा है हमारे आरएनए प्राइमर का विच्छेदन, और पांचवा है ओकाजाकी खंडों का जुड़ना।
इन सारे चरणों का अभी हम चरणबद्ध रूप से अध्ययन करेंगे। ठीक है, लिखा आप लोगों ने? कितने चरण हैं? 5 चरण है। सबसे पहला चरण है डीएनए का विकुंडलन, फिर पृथक डीएनए सूत्र पर आरएनए प्राइमर का जुड़ना। डीएनए का विकुंडलन अर्थात दोनों सूत्र जो हैं अलग अलग हो जाएंगे, उनमें कुंडलन अब नहीं रहेगा। पृथक डीएनए सूत्र पर आरएनए प्राइमर का जुड़ना, यहाँ कहीं एक आरएनए प्राइमर आके जुड़ेगा, उस आरएनए प्राइमर पर नए डीएनए का निर्माण होगा। ठीक है, और फिर आरएनए प्राइमर का विच्छेदन, आरएनए प्राइमर आके जुड़ेगा और फिर नया डीएनए बनाकर अलग हो जाएगा। उसके बाद ओकाजाकी खंडों का जुड़ना। सबसे पहले हम बात करते हैं डीएनए का विकुंडलन। देखिए, डीएनए के विकुंडलन के लिए, या हम कहें कि ये जो संपूर्ण प्रक्रिया है, इसके लिए कुछ एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? एंजाइम्स की। देखते हैं इधर। नंबर 1 एंजाइम है डीएनए हेलिकेज एंजाइम। नंबर 1 है डीएनए हेलिकेज, नंबर 2 है टोपो आइसोमरेज एंजाइम, नंबर 3 है एसएसबी प्रोटीन। एसएसबी का फुल फॉर्म है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, यानी कि एक सूत्रीय बंधीकरण प्रोटीन, हिंदी में कुछ ऐसा होगा। नंबर 4 होगा नंबर 4 है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। नंबर 5 होगा आरएनए प्राइमेज एंजाइम। और नंबर 6 होगा डीएनए लाइगेज एंजाइम। ये कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो मुख्य एंजाइम्स हैं जो कि डीएनए प्रतिकृतिकरण में भाग लेते हैं। इसके अतिरिक्त भी कुछ फैक्टर्स या कारक जिन्हें हम कहें, वो फैक्टर्स भी डीएनए प्रतिकृतिकरण हेतु उत्तरदायी होते हैं। जो मुख्य रूप से जो एंजाइम मशीनरी है उसके बारे में हम बात कर लें एक एक करके। हमने चरण तो देख ही लिए, किन चरणों के अंतर्गत डीएनए का जो है प्रतिकृतिकरण होगा। अब ऐसे कौन से एंजाइम्स हैं या इन एंजाइम्स का क्या क्या काम है, ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने बात की डीएनए हेलिकेज एंजाइम। डीएनए हेलिकेज एंजाइम 2 सूत्रों को पृथक करता है। क्या करता है? 2 सूत्रों को पृथक। यहां पर देखिए, ये जो डीएनए है कुंडलित है, ये दोनों सूत्र आपस में कुंडलित है। यहां पर
आगे जाकर ये एक दूसरे से पृथक हो गए। क्या हो गए? एक दूसरे से पृथक हो गए ना। तो ये जो पृथक्करण है ये किसके द्वारा होगा? डीएनए हेलिकेज एंजाइम के द्वारा। नंबर 2 कौन सा एंजाइम है? टोपोआइसोमरेज। ये जो दोनों सूत्र हैं ये अलग तो हो गए, पर ये जो ऐंठन है, मैंने आपसे कहा कि 2 प्रकार का इसमें जो है वलयन हो गया। एक तो कुंडलन, 2 सूत्र आपस में कुंडलित हो गए, और फिर वो जो कुंडलित जो सूत्र है वो आपस में ऐंठन ले लेता है। ठीक है ना, एक दूसरे से पूरा घूमता जाता है, घूर्णन जिसे हम कहें। क्या कहें? घूर्णन। तो घूर्णन को रोकने के लिए टोपोआइसोमरेज एंजाइम काम आएगा। कौन सा एंजाइम? टोपोआइसोमरेज। नंबर 3 है एसएसबी प्रोटीन। अच्छा, हेलिकेज किसके लिए? 2 सूत्रों को पृथक करने के लिए, अर्थात विकुंडलन के लिए। टोपोआइसोमरेज किसको? घूर्णन को रोकने हेतु। अब एसएसबी जो प्रोटीन है ये पृथक हुए सूत्र को फिर से जोड़ने से रोकती है। भाई ये क्या है? हेलिकेज एंजाइम है। हेलिकेज एंजाइम ने दोनों सूत्रों को अलग कर दिया, इसने अपना काम कर दिया, अब वो हट गया है, यहां पर आकर रुका हुआ है। ठीक है, लेकिन अब ये जो सूत्र हैं इनमें यह प्रवृत्ति पाई जाती है कि ये फिर से आपस में पास आकर हाइड्रोजन बंध बना ले। अरे बात समझ में? तो ये जो प्रवृत्ति है इसको दूर करने के लिए प्रत्येक सूत्र पर एसएसबी प्रोटीन आकर जुड़ जाएगी। ये आकर यहां पर जुड़ गई, तो अब ये जो है ये सूत्र दूसरे वाले सूत्र के पास नहीं जाएगा कुंडलन बनाने के लिए। एसएसबी प्रोटीन भी एक प्रकार का एंजाइम है, जो कि देखो एंजाइम्स किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। ये पहले बात कर चुके हैं हम लोग। तो प्रोटीन जो है वो एंजाइम की तरह यदि किसी अभिक्रिया को या फिर किसी भी क्रिया को उत्प्रेरक के रूप में उत्प्रेरित करते हैं तो उसका हमने क्या नाम रख दिया? एंजाइम नाम रख दिया। वो है तो वो प्रोटीन ही। ठीक है, तो ये जो एसएसबी प्रोटीन है यह भी क्या करती है कि सूत्र को एक दूसरे से पृथक रखती है। क्लियर? आगे बात करते हैं हम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। हमने अभी एक चरण देखा कि यहां पर आकर आरएनए प्राइमर जुड़ जाएगा, यहां पर आकर आरएनए प्राइमर जुड़ जाएगा और इस पर नए डीएनए का निर्माण होने लग जाएगा। ये डीएनए का निर्माण किस वजह जिस एंजाइम के द्वारा होगा वह एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। वैसे नए डीएनए के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? क्या चीज चाहिए भाई? कुछ तो आके जुड़ेगा यहां पर। क्षारक, एन क्षारक, नाइट्रोजन क्षारक। ठीक है, नाइट्रोजन क्षारक अकेले आते हैं? शुगर भी होती है, शुगर भी होती है, फास्फेट भी होता है, फास्फोरिक अम्ल। ठीक है, तो क्या हो गया? ये पूरा एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। क्या हो गया? एक न्यूक्लियोटाइड। डीएनए क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड है ना, पहले बात की थी हम लोगों ने। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो संरचना है उसमें अनेक न्यूक्लियोटाइड आकर आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये जोड़ने का काम कौन करेगा? पॉलीमरेज एंजाइम। एक आया, एक न्यूक्लियोटाइड, फिर दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया। ठीक है ना, तो ये जो न्यूक्लियोटाइड जो बन रहा है ये क्या हो गया? नया डीएनए हो गया, नया डीएनए सूत्र हो गया। वही बात हो गई। तो ये निर्माण कौन करेगा? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। नंबर 5 है आरएनए प्राइमेज। जब आरएनए प्राइमर पर डीएनए निर्मित हो चुका है तो ये जो प्राइमर है यह हट जाएगा। किस एंजाइम की सक्रियता से? आरएनए प्राइमेज के। आरएनए प्राइमेज क्या करेगा? इसको हटा देगा, क्योंकि अब इसका काम हो चुका है। आरएनए प्राइमर डीएनए निर्माण के लिए सिर्फ एक आधार प्रोवाइड कराता है। क्या प्रोवाइड कराता है?
आधार, कि जिस पर जो है न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते चले जाएं। एक बार बन गया तो ये दोनों अलग हो जाएगा। होता क्या है बेटा कि 5 से 3 सिरे की ओर, आप देख रहे हैं 5' सिरा और ये 3' सिरा, इसके अपोजिट कौन सा होगा, 5' सिरा दूसरे सूत्र का और ये 3' सिरा। ठीक है, 5' to 3' तो 5' to 3' जो डीएनए का निर्माण होगा वह तो कंटिन्यूअस होगा या सतत रूप से। कैसे होगा, सतत रूप से। परंतु 3' ये जो है यहाँ पर तो क्या होगा, किस दिशा की ओर जा रहा है, ये खुद तो बन रहा है ये 3' to 5' की ओर, लेकिन किस पर निर्मित हो रहा है, 5' से 3' वाले की ओर। ठीक है, अगला वाला कैसे हो जाएगा, ये यहां पर जो जाएगा ये 3' to 5'। ठीक है ना, मतलब ये तो इसके कंप्लीमेंट्री रहेगा ना, जो इधर जाएगा इसके विपरीत जाएगा ये वाला सिरा। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, अगला वाला जो डीएनए बनेगा यह 3' to 5' की ओर इसमें टुकड़ों में निर्मित होगा। किसमें निर्मित होगा, ये आरएनए प्राइमर हो गया, तो यहां पर बार बार आकर आरएनए प्राइमर जुड़ रहा है और फिर उस पर डीएनए निर्मित हो रहा है। तो ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है, असतत प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया, असतत प्रक्रिया। तो असतत रेप्लिकेशन के अंतर्गत डीएनए के खंडों का निर्माण होता है। अब ये खंड बन गए, आरएनए प्राइमर हट जाएगा, हट गया आरएनए प्राइमर प्राइमेज एंजाइम की सहायता से। अब ये जो डीएनए खंड है, इन डीएनए खंडों को बोलते हैं ओकाजाकी खंड। क्या बोलेंगे, ओकाजाकी खंड। तो ओकाजाकी खंड क्या हो गए कि 5 सिरे से 3 सिरे की ओर तो डीएनए का प्रतिकृतिकरण सतत रूप में होता है, अर्थात कंटिन्यूअस होता है, परंतु 3' से 5' की ओर टुकड़ों में होता है। तो डीएनए के ये नवनिर्मित छोटे खंड या टुकड़े क्या कहलाते हैं, ओकाजाकी खंड। इन खंडों की खोज ओकाजाकी ने की थी, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ओकाजाकी खंड। बात समझ में आई, किस सिरे की ओर बनते हैं ये, 3' to 5' की ओर, लिख लिया, और 5' to 3' की ओर सतत रूप से होता है। इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़े। अब क्या होगा, ये जो डीएनए खंड है इनमें गैप है, टुकड़े हैं, ये डीएनए खंडों को आपस में जोड़ दिया जाएगा डीएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा। तो ये टुकड़े क्या थे, ओकाजाकी खंड। ओकाजाकी खंडों कौन जोड़ेगा, डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज आकर इनको जोड़ देगा। तो आप देख रहे हैं एक सूत्र से 2 सूत्र बन गए, एक सूत्र से 2 सूत्र बन गए। यहां पर जो एसएसबी प्रोटीन थी, ये जो एसएसबी प्रोटीन लगी हुई थी, ये एसएसबी प्रोटीन अब हट जाएगी। तो इनके अंदर भी क्या हो जाएगा, कुंडलन हो जाएगा। कुछ इस तरीके से, बता रही समझ। तो सबसे पहले तो डीएनए का विकुंडलन होगा। विकुंडलन किस एंजाइम की सहायता से, डीएनए हेलिकेज एंजाइम की सहायता से। डीएनए हेलिकेज आकर यहां पर जुड़ जाएगा और वो विकुंडलित हो जाएगा। ठीक है, फिर टोपोआइसोमरेज आकर यहां पर जुड़ा रहेगा, जिससे यह ऊपर की ओर से ऐंठन खोलता जाएगा, नीचे डीएनए हेलिकेज एंजाइम दोनों सूत्रों को अलग करता जाएगा। सूत्र पर यहां पर कोई आरएनए प्राइमर आ जाएगा। अच्छा बेटा, आरएनए प्राइमर क्या होता है, आरएनए प्राइमर जो है वो क्या है, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। क्या होगा, यहां लिख लो, आरएनए प्राइमर एक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है। अच्छा बेटा, हमने तो अभी तक पॉलीन्यूक्लियोटाइड पढ़ा है। क्या पढ़ा है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड।
मोनोन्यूक्लियोटाइड मतलब क्या होगा, एक न्यूक्लियोटाइड। ओलिगो मतलब 2 से 10 न्यूक्लियोटाइड यदि आपस में जुड़े हुए हैं तो वह संरचना क्या कहलाएगी, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। और बहुत सारे हैं, 10 से ज़्यादा हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो आरएनए प्राइमर क्या है, एक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है जो कि आकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा और डीएनए का निर्माण करने के लिए एक आधार प्रदान करेगा। आरएनए प्राइमर पर नया डीएनए बन जाएगा, फिर आरएनए प्राइमर हट जाएगा और जो ओकाजाकी खंड जो कि 3' to 5' सिरे की ओर जुड़ते हैं वो क्या होंगे, डीएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा आपस में जुड़ जाएंगे। तो डीएनए प्रतिकृतिकरण समझ में आया। 2 सूत्र से कितने सूत्र बन गए, 4 सूत्र, अर्थात एक डीएनए से 2 डीएनए खंड। यहां हम स्लाइड में देखेंगे तो इसमें और क्लियर हो जाएगा। यहां पे देखिएगा कि ये कोई डीएनए है, ये डीएनए है, डीएनए जा रहा है ब्लू कलर का, ठीक है। इस डीएनए पर यहां पर आकर ये आपके ये न्यूक्लियस है, ठीक है। कोशिका के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होता है, गुणसूत्र। और गुणसूत्र में किसके बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन के। अब जो डीएनए है वो यहाँ पर आ गया, ये डीएनए आ गया, ठीक है। ये आ गया आपके एंजाइम। इस एंजाइम ने क्या किया, दोनों को अलग कर दिया, 2 सूत्रों को ये अलग करता जा रहा है। कौन सा एंजाइम है, लिख रखा है ना इसमें, कौन सा एंजाइम है, हेलिकेज एंजाइम। तो ये हेलिकेज एंजाइम दोनों सूत्रों को अब क्या कर रहा है, पृथक कर रहा है। देखिए किस तरीके से, जैसे कैंची से काटते हैं कपड़ा, वैसे ये दोनों सूत्रों को पृथक करता हुआ जा रहा है और उधर से जो है उसका ऐठन भी खुलता जा रहा है। अब यहाँ पर जो आप येलो कलर की ये देख रहे हैं वॉल्स, ये हैं एसएसबी प्रोटीन्स। क्या हो गई है, ये एसएसबी प्रोटीन आकर सूत्र पर जुड़ जाएगी, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन जुड़ गई। अब ये इसको जो हेलिकेज ने जो मेहनत की है उस मेहनत को बेकार नहीं जाने देगा। तो क्या करेगा, इसका मतलब क्या है कि इस सूत्र को यह दूसरे सूत्र से अब मिलने नहीं देगा। जब तक यह उपस्थित है वह दूसरे सूत्र के साथ नहीं मिलेगा, जिससे कि पृथक किया है हेलिकेज एंजाइम द्वारा। अब यहां पर आप देखिए ये पॉलीमरेज एंजाइम आ जाएगा। कौन सा एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। यह डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे, उन न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ता जाएगा, ठीक है। अब वो जोड़ने का काम आप देखो कैसे कर रहा है, ये किस सिरे की ओर कर रहा है, अभी मतलब खुद के 5 से 3' सिरे की ओर ये जा रहा है, न्यू डीएनए बनता जा रहा है। अच्छा, अब जिस सूत्र पर 5' से 3' सिरे की ओर डीएनए का निर्माण होता है वह सूत्र कहलाता है लीडिंग स्ट्रैंड। क्या कहलाएगा, लीडिंग स्ट्रैंड। लिख लो, ऐसा सूत्र जिस पर सतत रूप से प्रतिकृतिकरण होता है, ऐसा सूत्र जिस पर सतत रूप से प्रतिकृतिकरण होता है लीडिंग सूत्र कहलाता है। लीडिंग सूत्र कहलाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ये देखिए अब क्या है, ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आगे काम करता जा रहा है। तो एक तो क्या बन गया, ये कंटिन्यूअस यानी कि सतत रूप से बन चुका। अब देखिए अब क्या होगा, दूसरा स्ट्रैंड कहलाता है लैगिंग स्ट्रैंड। क्या कहलाएगा वो, जिस पर सतत रूप से हो रहा है वो तो लीडिंग, और जिस पर असतत रूप से हो रहा है वो लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड जो है, इस पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम छोटे छोटे टुकड़ों में, किस टुकड़े में, छोटे छोटे टुकड़ों में जो है डीएनए का निर्माण करेगा। और ये जो डीएनए है क्या कहलाते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट। ये देखिए बन रहा है, ये आरएनए प्राइमर आ जाएगा, जहाँ जहाँ जुड़ना है, जहाँ से शुरुआत होगी वहाँ आरएनए प्राइमर आ जाएगा, आ गया, और फिर बाद में वो क्या करेगा, जोड़ता जाएगा, ठीक है। ये देखो ये चल रहा है, एक बार आरएनए प्राइमर आ गया तो वहाँ शुरुआत हो गई, अब चलता जाएगा। लेकिन ये कैसा हो जाएगा, टुकड़ों में होता जाएगा। ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स जो हैं बाद में डीएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा जोड़ दिए जाते हैं, ठीक है।
तो ये जो है डीएनए लाइगेज द्वारा जोड़ती जाए, ये पूरा जो है एक कंटिन्यूस स्ट्रैंड बन गया। लिंक तो कर रहा है ना, ये डीएनए लाइगेज जाके क्या कर रहा है, जो गैप जो रह गए उन गैप्स को भर रहा है ये, ठीक है। ये जो है संपूर्ण प्रोसेस हो गई, ठीक है। तो ये जो है हम लोगों ने देखा, समझ में आ गया डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है। एक चीज ध्यान रखना कि एसएसबी प्रोटीन क्या होता है। एसएसबी प्रोटीन क्या करेगा, डीएनए के दोनों सूत्रों को आपस में जोड़ने से रोकता है, ठीक है। और टोपोआइसोमरेज क्या करेगा, ऐंठन निकालता है, घूर्णन को रोकता है। और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, जो न्यूक्लियोटाइड अणुओं को जोड़ता है। बेटा जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला तो होगा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम सेकंड और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम थर्ड। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के ये आइसोलेट किए गए हैं। तो ये जो 3 प्रकार के डीएनए पॉलीमरेज आइसोलेट किए गए हैं, इनमें से हमारे काम का होता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम थर्ड। तो सतत रूप से जो लीडिंग स्ट्रैंड पर सतत रूप से जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, यह डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाएगा, थर्ड के द्वारा। और असतत प्रकार का जो डीएनए फ्रैगमेंट बनते हैं, इस दौरान डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट काम आएगा। कौन सा काम आएगा, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। डीएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है उस रेप्लिकेशन में काम नहीं आता है। तो फर्स्ट जो है असतत में काम आएगा और सतत में थर्ड काम आएगा। तो और गैप जो रह जाएंगे वो कौन करेगा, डीएनए लाइगेज एंजाइम। इस प्रकार संपूर्ण ये डीएनए की प्रतिकृतिकरण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। कौन सी विधि के द्वारा हुई थी, अर्धसंरक्षीय विधि के द्वारा। आगे बढ़े, समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा के बारे में सुना है आप लोगों ने, केंद्रीय डोग्मा, हाँ हिंदी में। देखो जो केंद्रीय डोग्मा है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले एक बात कर लें कि हम लोग जानते हैं कि डीएनए पर उपस्थित आनुवंशिक सूचनाओं के आधार पर ही प्रोटीन का निर्माण होता है कि नहीं। और ये प्रोटीन क्या बनाते हैं, एंजाइम्स। और ये जो एंजाइम्स होते हैं, ये एंजाइम्स क्या करते हैं, हमारी जैव रासायनिक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाते हैं। तो ये जो हमारी जैव रासायनिक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने वाली जो मशीनरी है, जो एंजाइम्स है, ये किसके द्वारा निर्मित होंगे, कौन सा एंजाइम्स निर्मित होगा, डीएनए हेलिकेज होगा या पॉलीमरेज होगा, कौन डिटरमाइन करेगा, डीएनए पर उपस्थित नाइट्रोजनी क्षारकों का अनुक्रम। ये बात है, पहले भी बात कर चुका हूं। देखो मैं, यह है ATGC CGCTA, ये कोई अनुक्रम है, नाइट्रोजन क्षारक एक अनुक्रम में जुड़े हुए हैं। तो ये जो अनुक्रम है जिस क्रम में जुड़े हुए हैं 3 नाइट्रोजनी क्षारकों का क्रम, एक क्या कहलाता है, कोडोन। क्या कहलाता है ये, कोडोन। और ये जो कोडोन है किसी अमीनो अम्ल को निर्धारित करते हैं, किसी भी अमीनो अम्ल को निर्धारित करते हैं। अमीनो अम्ल कितने प्रकार के हैं हमारे, जिनका 20 प्रकार के। तो जो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल हैं ये अलग अलग क्रम में जुड़ जाएंगे। जैसे ये जुड़े हुए हैं, पहले टी के से पहले ए आ रहा है, यहाँ पर जो है टी से पहले सी आ रहा है, तो ये अलग अलग क्रम में जुड़े हुए हैं। ऐसे ही होगा क्या, 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर, ऐसे ही अमीनो अम्ल आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये किसी एक प्रोटीन को निर्धारित करेंगे, ठीक है। और ये जो है इंटरचेंज होते रहेंगे, कभी ये यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा, तो इनके गुण भी परिवर्तित हो जाएंगे। ये लेकिन ये निर्धारित कौन कर रहा है, इस डीएनए पर उपस्थित नाइट्रोजनी क्षारकों का क्रम या कोडोन।
एक कोडोन एक अमीनो अम्ल को निर्धारित करता है। दूसरा कोडोन क्या करेगा? दूसरे को निर्धारित करेगा। चूंकि पहला और दूसरा ये जो कोडोन है पास पास स्थित है, पहले कौन सा आ रहा है? एटीजी। एटीजी किसको कोड कर रहा है? 1 नंबर को। और सीसीजी किसको कर रहा है? 2 नंबर को। तो यानी कि 1 नंबर के साथ कौन जुड़ेगा? 2 नंबर अमीनो एसिड। बात आ रही समझ में? मान लीजिए जो तीसरा कोडोन है हमारा CTA, यह 8 नंबर अमीनो अम्ल को निर्धारित करता है। तो आगे कौन सा जुड़ेगा? तो क्या क्रम हो गया? 1 2 8। तो ये जो 1 2 8 का क्रम है ये किसी एक एंजाइम को निरूपित करता है। वह एंजाइम हमारी जैव रासायनिक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाएगा। लेकिन ये जो प्रक्रिया, संपूर्ण प्रक्रिया जो है, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं जीन अभिव्यक्ति। क्या बोलेंगे? जीन अभिव्यक्ति। इंग्लिश में बोलते हैं इसको जीन एक्सप्रेशन। क्या बोलेंगे? जीन एक्सप्रेशन। तो जीन एक्सप्रेशन क्या हो गया? डीएनए पर उपस्थित आनुवांशिक सूचनाएं अथवा जीनों का प्रोटीनों में अनुवाद हो जाना ही क्या कहलाता है, या व्यक्त हो जाना ही क्या कहलाता है? जीन अभिव्यक्ति। जीनों के क्रम को प्रोटीन के क्रम, अमीनो अम्ल के क्रम में अभिव्यक्त होना जीन अभिव्यक्ति कहलाता है। जीनों का क्रम किस में व्यक्त हो रहा है? अमीनो अम्लों के क्रम में। और अमीनो अम्लों का क्रम या समूह क्या कहलाता है? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला या प्रोटीन। ठीक है बेटा, ये जो जीन अभिव्यक्ति है इसके बारे में क्रिक ने बताया। जो क्रिक है वैज्ञानिक, इन्होंने एक अवधारणा दी, इसे बोलते हैं हम केंद्रीय डोगमा। क्या बोलेंगे? केंद्रीय डोगमा। तो केंद्रीय डोगमा के बारे में क्रिक ने बताया कि जो केंद्रक होता है उसमें उपस्थित गुणसूत्र या डीएनए सबसे पहले मैसेंजर आरएनए या संदेशवाहक आरएनए का निर्माण करता है, और यह प्रक्रिया कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन समझ में आता है ना? इसको हिंदी में बोलते हैं अनुलेखकरण। क्या बोलते हैं? अनुलेखकरण या अनुलेखन। डीएनए से सबसे प्रथम मैसेंजर आरएनए का निर्माण होगा, इस प्रक्रिया को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? प्रोटीन का। इस प्रक्रिया को बोलते हैं ट्रांसलेशन या अनुवादकरण। डीएनए से मैसेंजर आरएनए निर्माण होगा तो क्या कहलाएगा? अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन। और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होगा तो क्या कहलाएगा? ट्रांसलेशन या अनुवादकरण। ठीक है, तो ये कोई डीएनए हो गया। इससे एक सूत्रीय एमआरएनए बन गया, और इस एमआरएनए से अमीनो अम्लों की श्रृंखला निर्धारित हो गई। और यह अमीनो अम्लों की श्रृंखला क्या है? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। इसे हम कहते हैं प्रोटीन। बेटा, जब डीएनए से जब आरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए, तो यह शुद्ध रूप में नहीं होता। कैसे नहीं होता?
शुद्ध रूप में नहीं होता, विशुद्ध रूप में होता है। विशुद्ध प्रकार का जो आरएनए होता है यह कहलाता है HNRNA या विषमांगी आरएनए। क्या कहलाएगा? विषमांगी आरएनए। ये जो विषमांगी आरएनए है कुछ प्रक्रिया के द्वारा, जिसको बोलते हैं आरएनए शुद्धिकरण के द्वारा, यह शुद्ध प्रकार के मैसेंजर आरएनए में निर्मित हो जाता है और यह मैसेंजर आरएनए पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करता है। एक चरण और बढ़ा दिया हमने, किसका निर्माण? डीएनए से पहले क्या बनेगा? एचएनआरएनए, जो कि कैसा होगा? विशुद्ध। और एमआरएनए कैसा होगा? शुद्ध। विशुद्ध नहीं होगा, शायद अशुद्ध होगा। एक ही बात है। चलो इसको अशुद्ध लिख लेते हैं हम। अशुद्ध प्रकार का जो आरएनए है वो किस में बदल जाएगा? शुद्ध प्रकार के आरएनए में। इसको शुद्ध प्रकार के आरएनए को क्या बोलेंगे? मैं एमआरएनए, और अशुद्ध प्रकार को एचएनआरएनए। अब ये जो आरएनए शुद्धिकरण की जो बात आ रही है, ये आरएनए शुद्धिकरण बेटा 3 प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। कितनी प्रक्रियाओं के द्वारा? 3। वो कौन कौन सी है? नंबर 1 तो होगा 7-मिथाइल ग्वानोसिन की कैपिंग। नंबर 2 आरएनए स्प्लाइसिंग। और नंबर 3 है पॉलीएडेनिन की टेलिंग। कैपिंग मतलब इस एमआरएनए को के आगे की ओर, कैप कहाँ पहनते हैं? सिर पर पहनते हैं, यानी कि आगे की ओर जो है यहाँ पर कुछ क्षारक आकर जुड़ जाएंगे। ये कौन से क्षारक होंगे? 7-मिथाइल ग्वानोसिन। मिथाइल ग्वानोसिन जो है क्षारक यहाँ पर आकर जुड़ जाएंगे। और नंबर 3 है पॉलीएडेनिन की टेलिंग। टेलिंग मतलब पूंछ का निर्माण। तो ये जो पूंछ जो है यहाँ पर आगे की ओर एडेनिन 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 की स्ट्रिंग जुड़ जाएगी। मतलब कैसे? इसमें एक ही क्षारक होगा, कौन सा? एडेनिन। ये एडेनिन की स्ट्रिंग कहाँ पे जुड़ जाएगी? पीछे की तरफ, पुच्छ की तरफ। इसको क्या बोलते हैं? पॉलीएडेनिन की टेलिंग। इंपॉर्टेंट जो है वो है आरएनए स्प्लाइसिंग। क्या है? आरएनए स्प्लाइसिंग। बेटा आरएनए स्प्लाइसिंग क्या है? इसको बोलते हैं इंट्रॉन्स का हटाना। किसका? इंट्रॉन्स का हटाना। बेटा 2 प्रकार के होते हैं कोड नाइट्रोजन क्षारक, एक्सोन और इंट्रॉन। एक्सोन तो ऐसे क्षारकों का अनुक्रम होता है जो कि कोडित होता है, जो कि जिसका निर्माण होगा किसमें? मैसेंजर आरएनए में, जिसको हम बोलते हैं कोडिंग अनुक्रम। क्या बोलेंगे? कोडिंग अनुक्रम। और इंट्रॉन को बोलेंगे नॉन कोडिंग अनुक्रम। अब कोडिंग नॉन कोडिंग क्या है? ऐसा अनुक्रम जो कि अमीनो अम्लों को क्रम को निर्धारित करता है, वह अनुक्रम क्या कहलाएगा? कोडिंग अनुक्रम। और ऐसा अनुक्रम जो अमीनो अम्लों को अनुक्रम को निर्धारित नहीं करता है वो क्या कहलाएगा? नॉन कोडिंग। इसका मतलब नॉन कोडिंग अनुक्रम हमारे काम का ही नहीं है। नहीं हुआ ना, क्योंकि वो अमीनो अम्ल के क्रम को निर्धारित नहीं करता है। तो ऐसे कहलाएंगे नॉन कोडिंग। उनको क्या बोलेंगे? इंट्रॉन्स। तो काम के अनुक्रम कौन सा है? एक्सोन। तो एक्सोन तो उपस्थित रहेंगे और इंट्रॉन्स को
हटा दिया जाएगा। मान लीजिए ये कोई छोटा पार्ट है, इतना इतना पार्ट जो है इंट्रॉन का है, ठीक है, तो बनने वाला जो, तो ये आरएनए स्प्लाइसिंग हो जाएगी। आरएनए स्प्लाइसिंग से क्या होगा, अब ये छोटा हो गया। क्यों? क्योंकि इंट्रॉन्स तो निकाल दिए गए, जो काम काम के कोड थे उनको रख लिया गया, एक कैपिंग कर दी 7 मिथाइल गुआनोसिन की और एक टेलिंग कर दी एडेनिन की। इसको बोलते हैं आरएनए शुद्धिकरण। अब जो बना हुआ आरएनए है ये क्या है, शुद्ध प्रकार का एमआरएनए। नहीं, नाइट्रोजन क्षारक तो है। मान लीजिए AgUCT, यहाँ पर आप लिख लेते हैं AgU, ये कोई क्रम है, अनुक्रम, ठीक है। तो ये जो 3 कोडोन है, 1 2, ये 2 कोडोन तो है जो किसी एक अमीनो अम्ल को, 1 नंबर को, ये 2 नंबर को निर्धारित करता है, ठीक है। ये कोई अमीनो अम्ल है, ये कोई जो कोडोन है UAA, ये 7 नंबर को निर्धारित करता है, UAG 9 नंबर को निर्धारित करता है, ये बात है। परंतु C और G, ये दोनों कोडोन, दो जो अनुक्रम है, ये अनुक्रम किसी भी अमीनो अम्ल को निर्धारित नहीं करते। तो यह रीजन क्या हो जाएगा, नॉन कोडिंग रीजन या इंट्रॉन। तो एम जो आरएनए शुद्धिकरण है, आरएनए स्प्लाइसिंग, उसमें क्या होगा, इसको हटा देंगे तो सीधा ही क्या बन जाएगा, ये शुद्ध आरएनए AgUCUC और फिर UAUUAG, नहीं है ना, वो गायब हो गया। इसका मतलब इंट्रॉन्स हट गए। तो ये जो संपूर्ण प्रक्रिया है इसको हम बोलते हैं जीन अभिव्यक्ति। समझ में आई बात? क्या बोलेंगे, जीन अभिव्यक्ति। तो जीन जो डीएनए पर उपस्थित है उनके आधार पर अमीनो अम्ल का क्रम निर्धारित हो गया, 1 2 7 9 ऐसे जुड़ेंगे, निर्धारित हो गया। तो ये जो है जीन अभिव्यक्ति हो गई। इसको सर्वप्रथम बताया था किसने, क्रिक ने। क्रिक ने बताया कि जो डीएनए है सर्वप्रथम मैसेंजर आरएनए में परिवर्तित होगा और फिर मैसेंजर आरएनए प्रोटीन में परिवर्तित होगा। ये जो परिवर्तन है संपूर्ण रूप से, ये जो संरचना है या ये जो अभिक्रिया हमने लिखी है, इस अभिक्रिया को कहा गया सेंट्रल डोग्मा या केंद्रीय डोग्मा। लेकिन 2 वैज्ञानिक और आए, टेमिन व बाल्टीमोर। टेमिन और बाल्टीमोर, इन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक दिशीय नहीं होता, एक दिशा में जा रहा है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन। तो उन्होंने कहा कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए का निर्माण नहीं तो हो ही सकता है, परंतु मैसेंजर आरएनए से भी डीएनए का निर्माण हो सकता है। अर्थात ट्रांसक्रिप्शन जो है रिवर्स रूप में भी पाया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा ट्रांसक्रिप्शन क्या कहलाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। बेटा जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है ये एक एंजाइम के द्वारा होता है। उस एंजाइम का नाम हो गया, सीधा सा है, याद रखना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। कौन सा एंजाइम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एंजाइम की उपस्थिति में क्या हो सकता है, मैसेंजर आरएनए से डीएनए निर्मित हो सकता है। तो सेंट्रल डोग्मा में हमने एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और जोड़ दिया। किसने जोड़ा, ये हमने नहीं, टेमिन और बाल्टीमोर ने, ठीक है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से जो है मैसेंजर आरएनए से डीएनए का निर्माण हो सकता है। ये बेटा सेंट्रल डोग्मा है। अब सेंट्रल डोग्मा में से तो क्वेश्चंस आते नहीं है, क्वेश्चंस आते हैं टेमिन और बाल्टीमोर के, कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है, क्या है,
मैसेंजर आरएनए से उल्टा डीएनए का निर्माण। बात आ रही समझ में? किसने खोज की? ये क्वेश्चन आया हुआ है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की खोज किसने की? टैमिन और बाल्टीमोर। अगर दोनों में से एक का नाम भी आए, टैमिन या बाल्टीमोर, तो उस पर टिक कर देना अपने को। ठीक है, आगे बढ़े? नहीं होने देंगे, लेट नहीं होने देंगे, अभी बस थोड़ा और। देखो हम इसकी ओर शुरुआत कर देते हैं ट्रांसक्रिप्शन की, बस जल्दी हो जाएगा। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और उसके आगे हमने एज लगा दिया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। हाँ तो बेटा आपको जीन अभिव्यक्ति समझ में आई? दो प्रोसेस होती है, कौन कौन सी? अनुलेखन और अनुवादकरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम अनुलेखन को पढ़ लें, फिर हम अनुवादकरण को पढ़ लेंगे। क्लियर? अनुलेखन की बात कर लेते हैं। अनुलेखन क्या है? डीएनए पर उपस्थित आनुवंशिक सूचना है। एमआरएनए के रूप में निरूपण किसमें निरूपित हो जाएगी? एमआरएनए में। ठीक है, देखो मैंने कहा कि डीएनए पर उपस्थित आनुवंशिक सूचनाएं जो है मैसेंजर आरएनए में परिवर्तित हो जाए, तो ऐसी जो है प्रक्रिया कहलाती है अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब ये जो जैसे हमने अभी डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा था, डीएनए में क्या हुआ था? डीएनए से डीएनए सूत्र बना था, डीएनए से डीएनए सूत्र बना था। यहां पर ये क्या है? डीएनए से एमआरएनए बन रहा है। ठीक है, तो एक बात बताओ, जब डीएनए से डीएनए निर्मित होगा तो मान लीजिए यहां पर AGGCTTCC ये कोई अनुक्रम है, तो इसके पूरक अनुक्रम जुड़ेगा, यहाँ पर पूरक अनुक्रम ही बनेगा ना। क्या होगा पूरक अनुक्रम बताओ? हाँ, T G किससे जुड़ता है? C फिर हाँ ये बनेगा डीएनए डेफिनेटली। एमआरएनए क्या बनेगा इस पर? बिल्कुल, बस ये बात ध्यान रखनी है कि ये का यही सीक्वेंस बनेगा, पर ए की जगह यू आ जाएगा। जैसे किसकी जगह? टी की जगह, ए की जगह नहीं, टी की जगह क्या आएगा? यू सी सी जी ए जी जी। दैट्स ऑल। थायमिन की जगह यूरेसिल जुड़ता है मैसेंजर आरएनए में, पढ़ा था ना हमने आरएनए में। तो बस सेम टू सेम होगा, वही कंप्लीमेंट्री, पर एडेनिन की जगह यूरेसिल आ जाएगा, बन गया है एमआरएनए। इसके भी चरण पढ़ लें हम। पहला चरण तो क्या है कि किसी एक डीएनए टेम्पलेट की उपस्थिति आवश्यक है। भाई बनेगा किस पर एमआरएनए? डीएनए टेम्पलेट पर ही तो बनेगा। ये डीएनए है, इस पर मैसेंजर आरएनए बनेगा। होगा क्या? ये जो है ये डीएनए है, ठीक है, ये खुलता जाएगा। यहां पर जो है इस सूत्र पर मैसेंजर आरएनए, ये कोई एंजाइम है, मैसेंजर आरएनए निकालता जाएगा और या फिर आगे बढ़ता जाएगा। अब आगे बढ़ गया तो ये और लंबा हो गया। बात आ रही समझ? एंजाइम डीएनए पर सरकता जा रहा है और नीचे आरएनए निकालता रहा है। मान लो ये जो है ये रस्टर है, तो इसमें से ये धीरे 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 ये निकलता जा रहा है बाहर की ओर, तो ये तो मैसेंजर आरएनए अलग हो जाएगा। ये डीएनए का ऐसा कैसा रहेगा? विकुंडलन जो हुआ है फिर से कुंडलित हो जाएगा, डीएनए तो एज इट इज रहेगा और आरएनए आकर बाहर आ जाएगा। ये काम किस में होता है? किस कोशिकांग में होता है? केंद्रक में। अनुलेखन हमेशा किस में होगा? केंद्रक में।
फिर क्या होगा, बना हुआ मैसेंजर आरएनए बाहर कोशिका द्रव्य में आ जाता है, और कोशिका द्रव्य में होता है अनुवादकरण। याद रहेगा, दो प्रोसेस है, अनुलेखन और अनुवादकरण। अनुलेखन किसमें होगा, केंद्रक में, और अनुवादकरण किसमें होगा, कोशिका द्रव्य में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कभी बच्चे है जो हमेशा ही वो उसमें कराते हैं केंद्रक में, तो इसको नहीं करना है। तो ये जो बात है डीएनए टेम्पलेट किस पर होगा, ये डीएनए टेम्पलेट पर, यहां पर होगा प्रमोटर स्थल होगा। प्रमोटर का मतलब होता है हिंदी में प्रारंभन स्थल, क्या बोलेंगे उसको, प्रारंभन स्थल। ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, डीएनए से जब डीएनए बन रहा था तो कौन सा एंजाइम काम आ रहा था, डीएनए पॉलीमरेज। जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो क्या काम आएगा, आरएनए पॉलीमरेज। बन क्या रहा है, आरएनए, तो कौन सा एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज। बेटा ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है एक ऐसे स्थल की पहचान कर लेता है इस पूरे डीएनए में से जहां से उसको मैसेंजर आरएनए का निर्माण करना है। मान लो ये कोई है 2555 बेस पेयर लंबा है कोई डीएनए, ठीक है, इसमें ये क्या करेगा 2400 बेस पेयर और 105 बेस पेयर के बीच का इसको डीएनए को कोड करना है, किसमें, मैसेंजर आरएनए में। तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है किसी एक स्थल को पहचान लेगा, वहां पर आकर जुड़ जाएगा। ये जिस स्थल को इसने पहचाना है वह स्थल क्या कहलाएगा, प्रमोटर स्थल या प्रारंभन स्थल। याद रहेगा। अब कहानी शुरुआत होती है इसकी आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है क्या करेगा, डीएनए पर मैसेंजर आरएनए को निर्मित कर देगा। आरएनए पॉलीमरेज जो है दो चीज़ों का बना होता है। कौन कौन सी चीज़ें हैं वो, एक तो सिग्मा कारक प्लस क्रोड एंजाइम। क्रोड एंजाइम जो होता है 2 अल्फा श्रृंखला का प्लस 2 बीटा श्रृंखला से निर्मित होता है। तो कहने का मतलब पूरा का पूरा जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है यह किसका बना होता है, 2 अल्फा श्रृंखला, 2 बीटा श्रृंखला और एक सिग्मा कारक। ठीक है। अभी जो सिग्मा कारक जो है यह कारक एंजाइम से अलग होता है। क्या होगा, एंजाइम से अलग होगा। सिग्मा कारक प्रमोटर स्थल को पहचानता है तथा प्रमोटर स्थल पर आरएनए के निर्माण की शुरुआत कर देता है। क्या कर देता है ये, शुरुआत कौन करेगा, सिग्मा कारक। फिर जब डीएनए पर सिग्मा कारक आकर जुड़ गया, यहां पर सिग्मा कारक आकर जुड़ गया, अब मैसेंजर आरएनए निर्मित करेगा। 2 से 10 बेस पेयर लंबा जो है ये मैसेंजर आरएनए निर्माण करेगा। फिर क्या होगा, उसका दीर्घीकरण होगा, लंबा होगा वो। तो वो जो लंबाई में वृद्धि है उसके लिए सब जब 2 से 10 बेस पेयर लंबा मैसेंजर आरएनए निर्मित हो जाएगा तब क्रोड एंजाइम भी आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा। किसके साथ, सिग्मा कारक के साथ। और क्रोड एंजाइम मैसेंजर आरएनए जितना लंबा बनना होगा उतना लंबा बना देगा। फिर समापन कारक आएगा, ये तो बनाता रहेगा। आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, बनाता रहेगा बनाता रहेगा। फिर स्टॉप कब होगा, मैंने क्या कहा 105 से 2200 2400 के आसपास इसको बनाना है। तो 2400 पे आके एक रोह कारक आ जाएगा। कौन सा कारक, ये जो है रोह कारक जो है इसको हम बोलते हैं समापन कारक। क्या बोलेंगे, क्योंकि जब ये आकर जुड़ गया तो अब क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन बंद हो जाएगा, अर्थात आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अपनी एक्टिविटी बंद कर देगा। ठीक है, बंद कर देगा। फिर क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज हट जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज हट जाएगा और मैसेंजर आरएनए मुक्त हो जाएगा। डीएनए से मुक्त हो गया, अब वो कहां जाएगा, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य में आ जाएगा मैसेंजर आरएनए। अब वो अनुवादकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जिसको हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अब ये रो कारक जो है
इसको क्या बोलेंगे, समापन कारक। बेटा ये तो प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात है, किसकी, प्रोकैरियोटिक की। यूकैरियोटिक कोशिका में रिलीजिंग फैक्टर 1, रिलीजिंग फैक्टर 2 और रिलीजिंग फैक्टर 3 उपस्थित होते हैं। रो की जगह कौन होते हैं, रिलीजिंग फैक्टर या मोचक कारक जिसको हिंदी में बोल सकते हैं हम। ये क्या करेगा, बने हुए मैसेंजर आरएनए को रिलीज कर देगा, हटा देगा, पॉलीमरेज एंजाइम को भी हटा देगा। तो क्या होगा, समापन हो जाएगा उसका प्रक्रिया का। बात वही है, पर यहाँ पर 3 कारक होते हैं यूकैरियोटिक में, और प्रोकैरियोटिक में एक ही कारक होता है। कौन सा होता है, रोह कारक। अब ये जो है एक बार हम इसमें देख लेते हैं, एक बार और क्लियर हो जाएगा ये, बस हो गया है, इसको देख लो एक बार। देखो ये जो है डीएनए है, ठीक है, कोशिका के अंदर देखो ये जो है यहां पर ये डीएनए है। एक मिनट इधर देख लो पहले, है ना, बाद में हंस लेना। ये डीएनए एंजाइम है, ठीक है। यहां पर आकर ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आके जुड़ जाएगा, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आ जाएगा, अब वो क्या करेगा, शुरुआत करेगा। अब बनेगा किससे, मेरा एमआरएनए भी किससे बनेगा, डीएनए की तरह न्यूक्लियोटाइड से जुड़ेगा। बस उसमें न्यूक्लियोटाइड जो है एडिनोसिन के अलावा क्या होगा, वो थायमिन की जगह क्या होगा, यूरेसिल होगा। तो थायमिन की जगह यूरेसिल आकर यहाँ पर जुड़ता जाएगा, तो सारे न्यूक्लियोटाइड आगे जुड़ते जाएंगे। तो ये जो है एक चेन बनाता जाएगा। देखो इस तरीके से होता है, ये डीएनए है, देख रहे हैं आप। ये जो ब्लू कलर का जो है ये तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और ये जो येलो कलर की चेन आ रही है ये मैसेंजर आरएनए की आ रही है, ये डीएनए है। डीएनए पर आगे की ओर बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, और जो है पीली जो श्रृंखला है मैसेंजर आरएनए की, ये श्रृंखला लंबी होती जाएगी। ये देखिए आप जा रहे हैं ना, इस तरीके से प्रक्रिया चलती रहती है न्यूक्लियस के अंदर। यहाँ देख रहे हैं आरएनए, इसको अपन जूम करके देख रहे हैं, ये वही पॉलीमरेज एंजाइम है। यहाँ पर देखो ये जो डीएनए है, यहाँ पर क्या हो रहा है, फोर्क बन रहा है एक, यानी कि दोनों जो सूत्र हैं एक दूसरे से बीच में अलग हो जाते हैं। कैसी संरचना बन जाएगी, ये बोर्ड पे देखो इस तरीके की, ये बीच में खुल गया, यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आएगा और ये मैसेंजर आरएनए बनाता जाएगा। ये देखो, तो पीछे की ओर देख रहे हैं आप, ये येलो कलर की, ये तो चेन मैसेंजर आरएनए की होगी, ये डीएनए और आरएनए पॉलीमरेज, ठीक, इस तरीके से बनता रहता है, ठीक है। तो हाँ क्या आ रहे हैं, हाँ ये जो आ रहे हैं येलो कलर के, ये बेटा न्यूक्लियोटाइड आ रहे हैं ना, एक न्यूक्लियोटाइड आ रहा है, एक एडेनोसिन वाला आ गया, एक साइटोसिन वाला आ गया, एक यूरिडिन वाला आ गया, ठीक है, एक ग्वानोसिन वाला आ गया। ये आपस में जुड़ते आते जा रहे हैं, और वो पॉलीमरेज एंजाइम चलता जा रहा है, और वो पॉलीमरेज एंजाइम इन सबको पकड़ के और उसके अनुसार जोड़ता जा रहा है पूरकता के हिसाब से, ठीक है। बाकी जो है इसका अगला ट्रांसलेशन हम कल पढ़ेंगे।